नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर प्लैनेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के ऊपर। जीव विज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और जीव विज्ञान का क्या परिचय है, हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर जीव विज्ञान पर बात की जाए तो हम लोगों को बात करनी चाहिए कि विज्ञान क्या है। देखिए, विज्ञान का अगर मैं आपको अर्थ बताऊं तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। किस प्रकार से? विज्ञान यानी कि साइंस। देखिए, विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इसकी जो उत्पत्ति वह लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अगर हम अर्थ बात करें तो इसका जो अर्थ होता है ज्ञान। साइंटिया शब्द का जो हमारा अर्थ हो गया वह हो गया ज्ञान। यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम विशिष्ट ज्ञान रखते हैं, जिस प्रकार से विज्ञान शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमारे पास प्राप्त होता है वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है यहाँ पर विशिष्ट या विशेष, और ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही है या जानना। तो यानी कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर विशेष प्रकार का ज्ञान करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। सपोज कीजिए कि हमारे जितने भी जीव हैं, जीवों का एक लक्षण है कि प्रत्येक जीव भोजन करता है। तो या तो एक फैक्चुअल बात हो गई कि हाँ, प्रत्येक जीव भोजन करता है, लेकिन प्रत्येक जीव भोजन क्यों करता है? जब किसी शब्द में क्यों लग जाता है, यानी कि प्रश्न चिन्ह आ जाता है, कहने का अर्थ है कि वहां पर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य किस प्रकार से हो रहा है, तो वही हमारा विज्ञान बन जाता है कि प्रत्येक जीव भोजन करता तो है, मगर ऐसा क्या कारण है जिस कारण वह भोजन करता है। तो आपको इससे जानकारी मिलती है कि हाँ, हम ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन किया करते हैं। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जैसा आपने यहाँ पर देखा कि लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है हमारा जानना या ज्ञान। तो विज्ञान का हमने संधि विच्छेद करके देखा तो हमें पता चला कि विशेष प्रकार का ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो अब अगर हम एक परिभाषा के रूप में इसको व्यक्त करना चाहें तो आप लोग मेरे साथ लिखेंगे कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से उपार्जित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से उपार्जित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित यानी कि एकदम व्यवस्था अनुसार हम उसको अध्ययन करते हैं। उपार्जित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो आपको जैसा देखेंगे, हमारे जितने चारों तरफ के परिवेश में आपको मुख्यतः दो प्रकार की वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। एक हमारे पास आ जाती है सजीव वस्तुएं और दूसरा हमारे पास आती हैं निर्जीव वस्तुएं। तो बेसिकली जो सजीव वस्तुएं हैं उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा बायोलॉजी ग्रुप में चला आता है, और जबकि हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं तो वो हमारे भौतिकी की शाखाओं में आ जाते हैं। जैसे भौतिकी की कई सारी शाखाएं हैं, जैसे रसायन हो गया, खगोल शास्त्री विज्ञान हो गया, और भौतिकी का एक भौतिकी खुद ही भौतिक विज्ञान शाखा है। तो उस सभी में हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि सजीवों का अध्ययन हम लोग जिस शाखा में करते हैं तो वह हमारी कहलाती है बायोलॉजी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी के ऊपर ही बात करेंगे, हम लोग भौतिकी पर या निर्जीव वस्तुओं पर नहीं जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी का अर्थ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, हमारी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहलाती है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा बायोलॉजी है ये किस भाषा का शब्द है। तो
आप लोग लिखेंगे कि जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है। जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। इनमें किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? शब्द दिया लैमार्क और ट्रेवेरेंस ने। ट्रेवेरेनस ने शब्द दिया, लैमार्क और ट्रेवेरेंस ने। और जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हमारे आते हैं अरस्तु। अरस्तु। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है भाई। जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन करते हैं। शब्द दिया यानी कि जीव विज्ञान, जो बायोलॉजी टर्म इज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेवेरेंस। और जो हमारे जीव विज्ञान के जनक हैं तो वो हमारे हैं अरस्तु, जो कि यूनान के एक महान दार्शनिक भी हैं। तो जीव विज्ञान के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि जो हमारे आसपास के परिवेश में सजीव वस्तुएं जो हैं वो भी मुख्यतः दो ही प्रकार की पाई जाती हैं। मैं एक एक करके आपको लिखूंगा और आपको बताऊंगा। तो जो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, अगर आप अपने चारों तरफ के वातावरण में देखेंगे तो आपको दो प्रकार की वस्तुएं सजीव यानी कि जीवित मिलेंगी। नंबर एक उसमें हमारे पास आएगी जंतु, और दूसरी हमारे पास आपको मिलेगी पादप, जिसको हम लोग कहते हैं वनस्पति। हमारे आसपास के परिवेश में केवल दो प्रकार की वस्तुएं जीवित अवस्था में पाई जाती हैं। एक तो हमारे पास हो गए जंतु यानी कि एनिमल, और दूसरा हमारे पास हो गए पादप यानी कि वेजिटेबल्स। तो अब आपने देखा यहां से हमारे पास दो शाखाएं निकल कर भी आ गई कि एक तो जंतु विज्ञान और दूसरा पादप विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो परिभाषा हमारे कुछ इसी प्रकार बनेगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? जंतु विज्ञान कहलाती है, यानी कि जूलॉजी कहलाती है। और दूसरा हमारे पास आया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। आप लोग वीडियो को रोक करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दें कि जो हमारा ये लेक्चर बायोलॉजी का बेसिक चल रहा है, ये इससे आपके यूपी कैडेट की परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न हर बार आते ही आते हैं। आपसे वो पूछ लेगा कि जंतु विज्ञान के जनक बताइए, या इनकी पुस्तक का नाम पूछ लेता है कई बार। तो वो सारे प्रश्न आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते आपको हमारे लेक्चर को ध्यान से देखना और समझना है और नोट करके याद करना है। बाकी का काम सब हमारा है। मैं आपको सारे के सारे लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ। आपका काम केवल इतना बनता है कि आप उन सब लेक्चर को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें जंतु विज्ञान की। जंतु विज्ञान में बेसिकली बात करें तो उसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अगली बात करें इसके जो जनक हैं, जंतु विज्ञान के जनक अगर पूछे जाए तो आप लोग जो जीव विज्ञान के जनक हैं वही जंतु विज्ञान के जनक भी हैं, यानी कि अरस्तु। अरस्तु। और यहां से एक प्रश्न आता है, इनकी पुस्तक का नाम हर बार पूछा जाता है। आपको एग्रीकल्चर की अगर आप कोई कंपटीशन में बैठते हैं जिसमें बायोलॉजी का पोर्शन आता है तो वहां पर आपको एक प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है कि जो हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो अरस्तु की जो पुस्तक है वह है हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमेलिया आपको याद करने में समस्या भी नहीं होगी क्योंकि आप एनिमल्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया हो गई। अब ठीक इसी प्रकार देख लेते हैं पादप विज्ञान के बारे में। तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? वनस्पतियों का अध्ययन। वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। इसके जो जनक हैं वो हो जाते हैं थियोफ्रेस्टस, और इनकी जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिया
प्लांटेनम। इनकी जो पुस्तक हो जाती है वो क्या हो जाती है, हिस्टोरिया प्लांटेनम। देखिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि वनस्पतियों का अध्ययन, तो आप इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। अगर प्रश्न आता है कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको उसमें लिखना होगा कि वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है और इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम है। आप इसी प्रकार से जो मैंने फॉर्म बताया, इसी फॉर्म में चाहे वनस्पति विज्ञान की परिभाषा हो या जंतु विज्ञान की परिभाषा हो या बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की परिभाषा हो, तो आप इसी फॉर्म में लिखते जाएंगे। तो अब आपने देखा वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान हो गया। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। चाहे आप यूपी कैडर की परीक्षा देंगे तो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने यूपी बोर्ड 12th की परीक्षा देंगे तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जो जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनको। तो इसको मैं रफ किए दे रहा हूं। जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। इसमें सबसे पहले अगर आपके पास बात करें तो आकार की आपकी पहली शाखा आती है। देखिए आकारिकी का शब्द से ही अर्थ स्पष्ट होता है कि आकार का मतलब है किसी भी वस्तु का या किसी भी जीव का आकार। क्योंकि हम लोग वनस्पति जंतु विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि चाहे कोई पौधा हो या कोई जीव हो, उसके आकार का अध्ययन किया जाए, चाहे वो भीतरी हो या बाहरी हो, तो वह हमारा किस में आ जाएगा, आकारिकी में आ जाएगा। इसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है आंतरिक आकार की, एक होता है बाह्य आकार की। बाह्य आकार की में क्या देखते हैं, उसके जो बाहरी अंग है, उसके जो अगर कोई जीव है तो उसके टांगों के बारे में, उसके सिर, बच्छ, धड़, इस फॉर्म में हम लोग देखते हैं। और अगर कोई पौधा है तो उसकी पत्तियां, उसका तना, उसकी जड़ आदि क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा आ जाता है आकारिकी के अंदर। अगला हम पॉइंट देखें तो हमारे पास दूसरा इसमें आ जाता है कारकी। दूसरा हमारे पास आ जाता है कारकी, जिसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। इसमें क्या है, आकारिकी में हम पौधे का या किसी भी जीव के बाह्य भागों का, आकारों का, संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि कारकी में उसके अंदर होने वाली उपापचय क्रियाएं जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया आदि पर हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके भीतरी जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं, उनके ऊपर हम लोग अध्ययन करते हैं, इसमें कारकी में। अब तीसरा हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हमारे पास है औतकी यानी कि हिस्टोलॉजी। औतकी यानी कि हिस्टोलॉजी, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, औतकी का अर्थ होता है ऊतक। इसमें हम लोग ऊतकों की संरचना एवं उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से ऊतक कार्य करते हैं। यहां से एक परिभाषा मैं आपको ये बता देता हूं, जब टॉपिक आएगा तो तब भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको यहां पर बता दें ऊतक क्या होते हैं। देखिए कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, या तो आपने परिभाषा सुनी होगी, लेकिन जो इसकी सबसे अच्छी परिभाषा अगर बात की जाए तो ऐसी कोशिकाएं जो कार्य और संरचना में समान हैं, उनके समूह को ऊतक कहते हैं। क्योंकि कोशिकाओं के कार्य और रचना समान होनी चाहिए, तब ही वो एक साथ जुड़कर ऊतक का निर्माण करती हैं, अदरवाइज वह ऊतक के श्रेणी में नहीं आती हैं। हाँ, एक बेसिक परिभाषा अगर बात करें तो कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, सही बात है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना चौथा पॉइंट जो है इसके और भाग के ऊपर। इसमें हमारे पास आ जाता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान क्या है, इसमें हम कोशिका के ऊपर अध्ययन करते हैं कि कोशिका किस प्रकार से कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका में कितने प्रकार के कोशिकांग हैं, और उन सब का हम अध्ययन करते हैं इसमें। तो कोशिका विज्ञान की बात करें
तो कोशिका विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछे जाए तो रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के जनक भी हैं। पांचवा हमारे वर्गीकी, इसको हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। पांचवा हमारे पास पॉइंट आता है वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी। देखिए वर्गीकी का अर्थ है वर्गीकरण से, किस प्रकार किसी भी जीव का वर्गीकरण हुआ, तो हम उसकी आयु के आधार पर या उनकी संरचना के आधार पर हम किसी भी जीव का या किसी भी वस्तु का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी में। तो वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी की जो फादर है, टैक्सोनॉमी शब्द दिया डी कंडोल ने। तो अब बात करते हैं आगे। जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकता। आनुवांशिकता खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आनुवांशिकता क्या है कि किसी भी जीव में माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में पहुंचना, है ना, कि लक्षणों का पिता से पुत्रों में यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षणों का पहुंचना या संवहन होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। किस प्रकार से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं और कौन कौन से लक्षण पहुंच रहे हैं, ये सब हम जेनेटिक्स में बात करते हैं। इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन जब इसका टॉपिक आएगा तब इसके ऊपर बात करेंगे। अभी तो हम केवल इसकी शाखाएं देख रहे हैं। तो छठवीं शाखा हमारे पास हो गई आनुवांशिकता। अब हम लोग देखें इसकी कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, विशिष्ट शाखाएं जो होती हैं उनके ऊपर बात कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर आती है एंजियोलॉजी। देखिए एंजियोलॉजी का जो अर्थ देखा जाए तो वह हमारे होता है परिवहन तंत्र के संदर्भ में, क्योंकि एंजियोलॉजी यानी कि परिवहन तंत्र क्या होता है कि रक्त का हमारे शरीर में किस प्रकार परिवहन होता है, रक्त का हमारे शरीर में किस प्रकार आवागमन होता है, तो उसका हम अध्ययन करते हैं एंजियोलॉजी यानी कि परिवहन तंत्र में। आपको ये यहाँ पर एक बात आप लिखते जाएंगे कि परिवहन तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस संघ से हुआ। परिवहन तंत्र का विकास किस संघ से हुआ, तो आप लोग लिखेंगे एनेलिडा संघ से परिवहन तंत्र का विकास हुआ। और किया किसने? इसके जनक कौन है परिवहन तंत्र के? तो विलियम हार्वे। ये जो है परिवहन तंत्र के जनक भी माने जाते हैं। तो आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट देखें हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में बात की जाए रुधिर का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार से? हिमेटोलॉजी, हिमेटो का अर्थ हुआ हीमोग्लोबिन से लिया गया है। इसमें हिमेटोलॉजी में हम रुधिर का अध्ययन करते हैं कि रक्त के कितने ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप हमारे पास ए बी और ओ 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो उन सब का हम एंटीजन एंटीबॉडी का अध्ययन करते हैं किसमें? हिमेटोलॉजी में। अगला है न्यूरोलॉजी। देखिए न्यूरोलॉजी का शाब्दिक अर्थ ही है, न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन, और न्यूरॉन का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? तंत्रिका तंत्र में करते हैं। तो न्यूरोलॉजी का संबंध है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन से। ओडोंटोलॉजी का अर्थ होता है, ओडोंटोलॉजी हमारे दंत विभाग में इसका आपने वर्णन देखा होगा। तो ओडोंटोलॉजी में हम लोग दांतों का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी का हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें? मांसपेशी के लिए। तो मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी में। कैरियोलॉजी का अध्ययन करते हैं केंद्रक का अध्ययन। इथोलॉजी प्राणी व्यवहार। इथोलॉजी और इक्थियोलॉजी दोनों में अंतर है। इथोलॉजी और इक्थियोलॉजी दोनों में अंतर है। जहां पर इथोलॉजी क्या है? हमारा प्राणी व्यवहार, यानी कि इसमें हमारा कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, वह किस प्रकार से उसकी हैबिट है, किस प्रकार से वो हैबिटेट में रहता है और क्या उसे पसंद है, किस चीज में उसकी रुचि है। तो उन सबका हम लोग अध्ययन किसमें करते हैं? प्राणी व्यवहार में यानी कि इथोलॉजी में अध्ययन करते हैं। प्रोटोलॉजी, इसमें हम प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान। एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान। आपके यूपी कैडेट की परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, और आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ऐसे 4, तो आप उसमें एंटोमोलॉजी ऑप्शन में लगाएंगे तो आपका ऑप्शन सही होगा। और एक हमारा इंपॉर्टेंट है आरंथियोलॉजी। आरंथियोलॉजी में क्या करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। आरंथियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं।
तो ये आप सब इन सबको आप नोट करेंगे और याद करेंगे, क्योंकि अगर आप इतना सब कुछ तैयार करते हैं तो यूपी कैडेट में बायोलॉजी के आपके 2 से 3 प्रश्न आपके इस लेक्चर से तैयार होने वाले हैं। जहां मैंने आपको बताया कि विज्ञान क्या है, ठीक है ना, फिर मैंने आपको बताया कि हमारा विज्ञान की जो शाखाएं हैं, 2 शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान और जिसमें हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की मैंने बताया कि जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है और जीव विज्ञान के जनक हमारे हो गए हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जो शब्द दिया वो लैमार्क और ट्रेवरेंस ने दिया। फिर हमने देखा यहाँ पर जीव विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं, एक तो हमारे पास हो गया जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, दूसरा हमारे पास हो गया वनस्पति विज्ञान। हमने इन दोनों को भी देख लिया। फिर हमने कुछ जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं जिन्हें जेनेटिक्स हो गया, आकारिकी हो गया, पादप आकारिकी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, मॉर्फोलॉजी हो गई, और हमारे पास उसका और भी बहुत सारी शाखाओं का हमने इसमें अध्ययन किया। अब हमने यहाँ पर विशेष शाखाएं देख ली जिनसे हमारे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो इसी तरह से अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं तो हम आपको वो मैटर प्रोवाइड कराएंगे जो आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी ने भी आपको प्रोवाइड नहीं कराया होगा। बस आपको करना क्या रहता है, आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और हम आपको और भी अच्छा मैटर प्रोवाइड करा पाए। तो आज की वीडियो में बेसिकली हमने 12th क्लास के जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि जीव विज्ञान का परिचय कंप्लीट कर लिया है। तो अब अगले चैप्टर में बात करेंगे जीव विज्ञान के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।